गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज अवतल दर्पण की बात करेंगे। अवतल दर्पण में आज देखेंगे F बराबर आर बटा टू। अवतल दर्पण में F बराबर आर बटा टू। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण की रचना करेंगे। देखिए ये बना हुआ है, इसी चीज को हम यहाँ बनाते हैं। ये हमारा एक क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जानते हैं कि वो धंसा हुआ रहता है, एक साइड इसका रचित होता है। ये अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा उसका ध्रुव हो गया। ध्रुव नहीं, ये इसको कहते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। क्या हो गया ये, प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के समांतर ये क्या है, आपतित किरणें हैं। इसको हम पोल कहते हैं। यहाँ फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। जब कोई समांतर किरणें जब अवतल दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है ना। सबसे पहले हम क्या किए, अवतल दर्पण बनाए। अवतल दर्पण के बाद ये प्रधान अक्ष होता है, जिसमें ये आपका पोल होता है, ये फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। और जैसे ही कोई आपतित किरणें अवतल दर्पण से टकराती है तो वो परावर्तन होकर मुख्य फोकस से क्या होती है, गुजर जाती है। मुख्य फोकस से गुजरती है। उसके बाद हम इसमें एक अभिलंब की रचना करते हैं। सभी आदमी जानते हैं सी से हम क्या करते हैं, अभिलंब की रचना करते हैं। ए है और ए बी है, यानी ए बी जो है एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है। सी और बी क्या है, एक अभिलंब है। ये दोनों के बीच एक कोण बनता है जिसको हम एंगल आई और एंगल क्या कहते हैं, आर। यानी कि एंगल आई हुआ एंगल आर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किससे, परावर्तन के नियम से। यहां से यानी कि फोकस से पोल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, यानी कि छोटा वाला एफ। फिर से ध्यान दीजिएगा, फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र से पोल की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी कि वक्रता केंद्र से ये जो पोल की दूरी है इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और उसको हम क्या, आर से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित किया जाता है, आर से। तो वही यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब फिगर बनाना सीख गए होंगे। सबसे पहले क्या करना है, अवतल दर्पण खींचना है। एक ये प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष में ये आपका क्या होता है, पोल यानी कि ध्रुव होता है। उसके बाद उससे कुछ दूरी पर फोकस दूरी होता है और उससे कुछ दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। अब उसके बाद जो वक्रता केंद्र है वहां से हम क्या करते हैं, बी को एक मिलाते हैं जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्योंकि परावर्तन के नियम सब जानते हैं कि ये आपतित किरणें होती है, ये परावर्तित किरणें होती है और इसके बीच में जो डाला जाता है उसको हम कहते हैं अभिलंब। तो वही यहाँ पे बनाया गया है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। और वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन क्या है आपका, एम और एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव जो है वो P है और वक्रता केंद्र क्या है आपका, ये C है। ए बी आपतित किरण है। देखिए ए और बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से क्या है, गुजरती है। फिर से कहेंगे, एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। ए बी एक आपतित किरण है, ए बी जो है एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है यहाँ से कि एंगल ABC, ध्यान दीजिए ये वाला A है, ये B है और इसके साइड ये वाला अगर अभिलंब की बात करें तो ये C है। तो इस दोनों के बीच में एंगल क्या है, I है। तो वही लिखा गया है ABC बराबर क्या है, एंगल I। फिर से देखिए ABC, इसके बीच में कौन है, एंगल I है। उसके बाद एंगल CBF, तो CB है ना, CBF ये एंगल उसमें क्या है, R है। तो एंगल ABC बराबर एंगल R है और एंगल CBF बराबर क्या है, ABC बराबर I है और CBF बराबर क्या है, R है। अब है PF के लिए हम क्या लिखेंगे, PF लिखा हुआ है, क्या है, PF। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, PF इसके बीच की दूरी, यहाँ दर्शाए हैं आपको कि इसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो इसीलिए लिखे हैं PF बराबर क्या, F। उसके बाद P से C की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी इसको R से डिनोट करते हैं। P से C की दूरी यानी P से C, तो देखिए P
पी से सी की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है F बराबर R बटा 2। क्या सिद्ध करना है, F बराबर R बटा 2। तो हम लोग अब हल करेंगे परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से जानते हैं हम लोग कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें आपतन कोण जो है वो आपका I है और परावर्तन कोण जो है वो R है, इसीलिए लिखा गया है एंगल I जो है एंगल R के बराबर है। तो एंगल ABC बराबर होंगे एंगल CBF। यहाँ तक समझ में आया होगा ना। ABC फिर से ध्यान दीजिए, ABC एंगल क्या है, I है, और CBF एंगल क्या है आपका, R है। ये दोनों आपस में बराबर है। किस नियम से बराबर है, तो परावर्तन के नियम से बराबर है। उसके बाद क्या देखते हैं कि एंगल AB जो है, AB यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको मिटाते हैं। AB जो है समांतर है CP का। तो देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा AB है और ये एक रेखा है जिसका नाम आपका CP है। तो ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। और ध्यान देंगे आपको कि उसमें एक रेखा उसको काट रही है जिसका नाम क्या है, BF। ये बीच में इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो जब समद्विभाजित करता है तो आप जानते हैं अगर ये इसको ऐसे काटता है तो एंगल ABC यानी एंगल ABC जो होगा वो BCF यानी B है ना, CF यानी इसके क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है, फिर से आप यहाँ समझेंगे, ये जो हम डॉट डॉट एंगल दिए हैं, त्रियक छेदी रेखा ऐसे 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 जो दिया गया है, तो यहाँ है ABC यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ना, वो आपका क्या होगा, ये वाला कोण जो है ना, इस कोण के क्या होगा, इस कोण के क्या होगा, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। किस कोण से, एकांतर कोण से। 9th में आप लोग पढ़े होइएगा कि जब कोई त्रिअक्षेदी रेखा किसी समांतर रेखा को काटती है तो उसके एकांतर कोण, ये वाला जो कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल ABC वो BCF के क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे बराबर होंगे, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एकांतर कोण से। किससे बराबर होंगे, एकांतर कोण से। समझ आया होगा कि आप लोग को समझ आया होगा ये बात। फिर से देख लीजिए, ये एक समांतर रेखाएं हैं, ये अगर त्रिअक्षेदी रेखा है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होते हैं एकांतर कोण से। वही यहाँ पे बराबर लिखा गया और समीकरण 2 माना गया। तो समीकरण 1 और 2 को यदि आप मिलाते हैं, समीकरण और 1 और 2 से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका LHS यानी देखिए एंगल ABC वो अगर CBF के बराबर है तो एंगल ABC यहाँ भी BCF के बराबर है। तो जब LHS दोनों आपस में बराबर है तो RHS भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल CBF जो है वो एंगल BCF के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, फिर से समझिए। यहाँ पर एंगल ABC अगर CBF के बराबर है और एंगल ABC यहाँ BCF के बराबर है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नहीं, यदि राम मोहन का भाई है और मोहन सोहन का भाई है तो राम और सोहन भी आपस में क्या होंगे, भाई होंगे। नहीं, जैसे यहाँ देखिए, राम जो है वो सोहन का भाई, सोहन का भाई है। अगर कहा जाए कि राम सोहन का भाई है और सोहन जो है वो मोहन का भाई है, मोहन का भाई है, तो इसका मतलब आप क्या लिखें कि राम जब सोहन का भाई है और सोहन मोहन का भाई है तो क्या राम और मोहन भाई नहीं होंगे, होंगे, जरूर होंगे। तो वही यहाँ पर है कि ABC अगर CBF के बराबर है तो एंगल ABC जो है वो BCF के बराबर, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये आपस में दोनों बराबर होंगे। तो जब ये आपस में दोनों बराबर होंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये वाला एंगल, जैसे ये वाला एंगल अगर I है तो ये वाला एंगल भी क्या होंगे, I होंगे ना। जब ये वाला एंगल I है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, I होगा। तो अब जाने कि ये दोनों आपस में क्या थे, बराबर थे। जब ये बराबर थे तो जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो देखिए CBF, तो एंगल CBF ये वाला CBF एंगल जो R है वो BCF इसके क्या होगा, ये बराबर होगा।
तो जब दो कोण बराबर होते हैं, जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि एक त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये जो एक बन रहा है ये ऐसे क्या बना रहा है, त्रिभुज, एक साइड, दो साइड, एक तीन साइड। तो किसकी रचना कर रहा है, त्रिभुज की रचना कर रहा है। तो ये हमारा हो गया कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु, यानी कि BCF, BCF एक कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब ध्यान थोड़ा सा यहाँ देना है कि जब अगर कोण बराबर होता है दो त्रिभुज का, तो अगर ये वाला कोण अगर बराबर है तो इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये दोनों साइड जो होंगे वो बराबर होंगे। यानी अगर हम इसका नाम ABC डाल देते हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर है तो कह सकते हैं हम कि AC जो भुजा है वो BC के क्या है, बराबर है। यानी इसका अपोजिट साइड ये वाला, इसका अपोजिट साइड ये वाला आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको याद रखना है कि जब कोण दोनों बराबर होते हैं तो उसका अपोजिट साइड जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट साइड में BF है, इसके अपोजिट साइड में CF है, तो इसीलिए लिखा गया है कि BF जो है वो FC के क्या है, बराबर है। ध्यान से फिर देखिएगा त्रिभुज BCF जो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो जो BF है वो FC के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि इस एंगल का अपोजिट ये वाला साइड है जिसका नाम क्या है, BF या FB कह सकते हैं, और ये वाला जो एंगल है R, इसके अपोजिट में क्या है, CF है। तो FC कहिए या CF कहिए, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ध्यान देना है दूसरा पॉइंट, P बिंदु जो है, ये वाला जो P बिंदु है वो P के काफी निकट है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम यहाँ पे एक रेखा लेंगे, एक यहाँ लिखिए, ये P है और यहाँ पर जो है, यहाँ से यहाँ लाइन आई हुई है जो यहाँ B है। अब इस चीज को हम धीरे धीरे अगर नीचे लाएं, इस रेखा को अगर धीरे धीरे नीचे लाएं तो ये पूरा किस पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P के पास। इसलिए लिखा गया है कि P बिंदु P के बहुत निकट है, इसलिए BF जो होगा वो PF के क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पर ये होता है, अब ये पूरा है कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ये अगर धीरे धीरे इसको अगर नीचे लाया जाए, इस लाइन को धीरे धीरे नीचे लाया जाए तो ये जो B है वो कहाँ जाएंगे, P के। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो था, यहाँ से यहाँ की दूरी को अगर हम PF कर रहे हैं तो वो जो हो गया आपका क्या है, FC के क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, F है। तो ये वाला जो लाइन है वो इसी लाइन पर आ जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं कि FB चाहे BF जो है वो FC के क्या है, सॉरी यहाँ पर FC के क्या है वो बराबर है। क्योंकि BF जो है BF वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका FC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। FC के नहीं, FC नहीं, FP होना चाहिए यहाँ पे, किसके बराबर हो जाएगा, FP चाहे PF ही लिखिए, PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसको अगर हम धीरे धीरे नीचे लाते हैं तो ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर आ जाएगा, तो जब इसके ऊपर आ जाएगा तो FB जो है वो PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो PF किसके बराबर हो गया, PF के बराबर हो गया। अब फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि B बिंदु P के काफी निकट है ना, सॉरी यहाँ तो ठीक ही था, CF यहाँ ठीक है, यहाँ PF हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये BF जो है CF के बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज से, ये तो ठीक है ना, ये वाला तो ठीक है, यहाँ देखना था। तो BF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि ये जो CP है पूरा एक लाइन, यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, C से P वो क्या है, आपका वक्रता त्रिज्या है। तो CP को यहाँ देखना है, यहाँ समझिए, यहाँ से यहाँ जो है C है और यहाँ से P है और बीच में आपका F है। तो अगर हम कहें आपको कि CP को आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा FC और प्लस में हम इसको PF लिख सकते हैं। यानी C से पूरा P की जो एक दूरी है उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, उसको हम FC और प्लस कह सकते हैं PF। यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो हमें CP प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ CP जो है उसको हम FC प्लस PF लिख सकते हैं, तो वही काम यहाँ किया गया है कि CP को FC प्लस PF में लिखा गया। फिर से ध्यान से देखिएगा कि ये एक पूरा लाइन है, इस लाइन का नाम है आपका क्या, C और P, और बीच में एक रेखा है जिसको हम F कहते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि CP को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर FC प्लस PF लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है। अब CP, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है
कि FC को हम PF लिखे। क्यों लिखे? तो देखो यहाँ PF CF के बराबर है, CF कहिए चाहे FC कहिए, FC ही लिख दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, FC ही लिख दीजिए। तो PF जो है FC के बराबर है, तो यहाँ PF के बराबर है। तो फिर देखो ये दोनों बराबर है, जैसे यहाँ था ये दोनों बराबर था तो ये दोनों आपस में बराबर था, उसी तरह जब ये दोनों आपस में बराबर है तो FC किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ FC है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। अब PF और PF कितना PF हो जाएगा? 2PF हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं CP। तो देखिए CP को हम क्या लिखे थे? PC लिखे चाहे CP, उसको क्या लिखे थे? R। तो CP के जगह क्या लिख दिए? R। और PF को क्या लिखे थे? छोटा वाला F। देखिए PF को क्या लिखे? छोटा वाला F ना, F हो गया। अब इसमें से हम अगर F को अलग करेंगे ना तो इसको हम क्या लिखेंगे? R जो है F अगर इसके बटा में क्या आ जाएगा आपका? देखिए यहाँ से 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगा होगा कठिन, लेकिन इसको एक बार दो बार आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, जहां समझ नहीं है उसको रोक कर देखें, खुद से इसको नोटबुक में एक बार नोट करें, एक बार दो बार ना, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से आपको हम इसको करा दे रहे हैं। पहले तो आप क्या कीजिएगा? एक अवतल दर्पण बनाइएगा। नहीं, अवतल दर्पण बनाने के बाद इसको आप रजचित करेंगे। आप जानते हैं ये एक प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है? ये प्रधान अक्ष होता है, जो P होता है इसका, P के बाद यहाँ F होता है और यहाँ पे C होता है। ये एक समांतर किरणें आती है जो आपको फोकस से होकर गुजर जाती है। इस समांतर किरणें का नाम AB था। C से हम क्या करते हैं? कभी लंब खींचते हैं और ये जो बन जाता है एक परावर्तन और एक अपवर्तन। तो ये एंगल I होता है, ये एंगल R होता है। तो एंगल I जो है एंगल R के क्या होता है? बराबर होता है ना, उससे इसको बनाया गया है। तो फिर से लिखने का शैली क्या है? जो चीज यहाँ बना है वही लिखा गया है। MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। AB क्या है? आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। इतना भी आपको पहले लिखना है, ये फिगर बनाना है। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो आपको कम से कम आधा नंबर जरूर मिल जाता है। तो आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।